है। ये 3 प्रकार के मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें बने हैं। तो इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूशन अगर इसका देखना है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम अम्ल और क्षारक के जो चैप्टर नंबर 2 है वो हमारा चल रहा है। उसके अंदर हम अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं कि अन्य जो यौगिक होते हैं उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करता है। इसी कड़ी के अंदर आगे बढ़ते हुए हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है उसके अंदर हम बढ़ने वाले हैं कि उसके अंदर क्या रहा है कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम अम्ल के साथ में कराते हैं तो हमें क्या परिवर्तन, कौन से रासायनिक अभिक्रिया, कौन कौन से यौगिक हमें उत्पाद के अंदर प्राप्त होते हैं वो देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले आपके लिखा हुआ है धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हमें यहाँ पर क्या व्यवहार प्रदर्शित करने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं, वो हम समझने वाले हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं ये जो लाइन लिखी हुई उसके अंदर हम यहाँ पर इसको सूत्र में कन्वर्ट करते हैं। धातु कार्बोनेट, धातु यानी कोई भी धातु ले लो, जैसे हमने सोडियम ले ली यहाँ पर, सोडियम, ठीक है, सोडियम ले ली, और कार्बोनेट यानी CO3 क्या होता है, CO3। अब CO3 माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा हमारे पास Na2CO3। तो धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हम किसके साथ में देखने वाले हैं, अम्ल के साथ में देखने वाले हैं। तो अम्ल यहाँ पर कौन सा हम लेंगे, HCl लेने वाले हैं। क्या लेने वाले हैं, HCl लेने वाले हैं। तो इस प्रकार से हमें ये परिवर्तन देखना है कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया HCl से करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूं कि जब हम धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया, ठीक है, धातु कार्बोनेट के अंदर ये मान लेते हैं हमारे पास एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास धातु कार्बोनेट है। क्या है दोस्तों, धातु कार्बोनेट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके अंदर HCl की बूंदें गिरानी है। चलो हम HCl की बूंदें इसके अंदर गिराते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, HCl है। जब ये इसके अंदर मिक्स होगा, HCl इसके अंदर मिक्स होगा, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा या फिर आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमें यहाँ पर एक तो जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, H2, मतलब इसमें से पानी अलग हो जाएगा और एक गैस निष्कासित होगी, ठीक है। उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है कि एक गैस का निष्कासन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जल का निर्माण होगा और एक साथ लवण का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि धातु कार्बोनेट की जब अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है तो यहाँ पर हमें जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और लवण प्राप्त होता है। तो चलिए दोस्तों अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लिख लेते हैं। चलो, तो इस प्रकार से देखो हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि जब धातु कार्बोनेट है, ठीक है, ये धातु कार्बोनेट आपके, इसका सूत्र आपने देख लिया होगा, ये धातु कार्बोनेट आ गया। इसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं, अम्ल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं, अम्ल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब इसके अंदर हम अम्ल मिलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसके अंदर हमें लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड अब एक बात का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है कि ये दो तो फिक्स हैं, इनके सूत्र तो फिक्स ही रहने वाले हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के। बस ये जो लवण बनेगा वो यहाँ पर अभिकारक के अंदर आपने कौन कौन से धातु यूज़ किए, अम्ल के अंदर से आपने कौन सा अम्ल यूज़ किया है, उसके आधार पर यहाँ पर लवण बनने वाला है। समझ गए दोस्तों। तो देखो यहाँ पर धातु कार्बोनेट के रूप में मान लेते हैं हमने यहाँ पर NaCl लिया। क्या लिया, यहाँ पर ये धातु कार्बोनेट है तो यहाँ पर Na2CO3 आ गया हमारे पास, ठीक है, प्लस अम्ल के अंदर हमने लिया HCl। तो अम्ल के अंदर हमने HCl लिया। अब यहाँ पर जब इनकी अभिक्रिया होगी तो हमें पता है कि यहाँ पर लवण बनेगा। लवण बनने के लिए देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, सोडियम और क्लोरीन माइनस, ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, लवण बनाएंगे। तो यहाँ पर लवण बन जाएगा NaCl, ठीक है, ये बन गया हमारे पास NaCl। फिर यहाँ में प्राप्त होता है जल, ये H2O। फिर हमें यहाँ प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमें यह जो उत्पाद के रूप में जो पदार्थ प्राप्त हुआ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अब यहाँ पर इसके अंदर देखो समीकरण संतुलित है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो देखो इसके अंदर सोडियम के इधर 2 है और यहाँ पर इधर 1 ही है, तो हम क्या करते हैं, इस जगह पर लगाते हैं 2 और यहाँ पर भी लगा देते हैं
2। तो इस प्रकार से देखो क्लोरीन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने हैं, 2 हो गए, यहाँ पर भी 2 है। तो इस प्रकार से हमें ये प्राप्त हो गया। एक और इसके अंदर आपके रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है कि धातु कार्बोनेट के साथ तो अभिक्रिया ये हो गई, लेकिन धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करते हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धातु यहाँ पर कार्बोनेट है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अगला पॉइंट के अंदर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये लो, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर अगर हम अम्ल मिला रहे हैं तो भी सेम अभिक्रिया होने वाली है। ध्यान रखना है क्या होने वाली है, सेम अभिक्रिया होने वाली है। हमें मिलने वाला है यहाँ पर लवण, जल व कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में प्राप्त होने वाली है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये समझ लिया कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करता है तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। आगे बात सुनिए दोस्तों। तो इस प्रकार से देखो आपकी इसी कड़ी के अंदर और एक और बात बताई गई है कि ये पहचान कैसे करें कि ये जो गैस निकल रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसकी पहचान करने के लिए आपकी बुक के अंदर एक और पॉइंट दिया गया है। वो क्या दिया गया है, उससे पहले मैं आपको इसको लिखा दूं। ये जो आपने क्रियाकलाप किया इसके आधार पर आप क्या लिख सकते हो, इसके अंदर आप लाइन लिख सकते हो नोट करके। क्या लिखोगे, जब क्या लिखोगे, जब धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अमल से कराते हैं। किससे, अमल से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हमें जल, लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया इसके अंदर कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, लवण, जल प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो गैस उत्पन्न हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है। इसके वेरिफिकेशन कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको नोट कर लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट नज़र आना भी ज़रूरी है। आपकी क्लास के अंदर अगर सर आपको कुछ पढ़ाए, कुछ समझाए, तो उन टॉपिक्स को आपको उसी दिन जाकर के घर पे रिवाइज करना है। उसी दिन ना आपका जो होमवर्क है क्लियर करना है, ताकि आपके कोई भी वर्क है ना हार्ड ना पड़े, काम का ज़्यादा लोड ना हो आपके ऊपर। समझ गए दोस्तों। और अगर कोई भी डेट, कोई भी दिन मिस नहीं करोगे और पढ़ते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहने वाली है। जब आपके सामने जो एग्ज़ाम या बोर्ड के दिन नज़दीक आएंगे आपके, तो आपकी ये आराम से आप क्लियर कर पाओगे पेपर और सीख पाओगे कि हाँ हमें आसानी से याद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी जांच कैसे करनी है आपको। तो देखो बच्चों, ये आप लिख लो, इसके आगे हम चेक करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की जांच कैसे करनी है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, आपने अभिक्रिया देखी होगी, एक अभिक्रिया है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब या फिर आप ये समझ सकते हो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसके ऊपर सब प्रकार की गैस हमने प्रवाहित कर दी, है ना, तो कोई परिवर्तन या फिर अलग परिवर्तन दिखा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके अंदर हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है अवक्षेप के रूप में। तो इसी प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये बात इसके अंदर आपके लिखी गई है कि अगर हमें जाँच करनी है, CO2 की जाँच करनी है कि वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो इसकी जांच करने के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कैल्शियम CaOH2, इसकी अभिक्रिया जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हो, किससे करवाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हो, CaOH2 की अभिक्रिया जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त करवाओगे तो आपको CaCO3
ठीक है, CO3 प्लस H2O प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? H2O। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इसके अंदर यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई। यहाँ पर इसके अंदर ये जो पदार्थ है, ठीक है, ये एक प्रकार का अमर, आप समझ सकते हो ये एक प्रकार का क्षारक है। क्या है? क्षारक है। समझ गए? तो इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या प्राप्त हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा मोटिव है। सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि अगर मान लो कार्बन डाइऑक्साइड की हमें जांच करनी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जांच करनी हो, कार्बन डाइऑक्साइड है कि नहीं है, तो अगर उसकी विक्रिया हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं तो हमें अगर मान लो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि वो कौन सी गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब ये जो पदार्थ में प्राप्त हुआ है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3, तो अगर इसके विक्रम और करवाते हैं तो यहाँ पर और भी पदार्थ प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से आपके इसके अंदर ध्यान रखना है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, इसके उपयोग क्या होने वाले हैं? इसके उपयोग ध्यान रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग, ठीक है, उपयोग, या आप कह सकते हो ये कौन कौन से रूपों के अंदर मिलता है आपको, ठीक है, कौन कौन से रूप के अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हो ये एक प्रकार से संगमरमर का सूत्र है। किसका है? संगमरमर का सूत्र। जो मार्बल होता है ना, उसका सूत्र है मरमर का, ठीक है। और यहाँ पर ये खड़िया यानी चौक, उसमें काम आता है। और भी आपके विभिन्न प्रकार से यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में काम में आता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो यहाँ पर संगमरमर का सूत्र है, यहाँ पर खड़िया इसके अंदर यूज में आ गया। इस प्रकार से ये हमने देख लिया कि धातु कार्बोनेट जो अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किस प्रकार से यहाँ पर अम्ल के साथ में अभिक्रिया करके व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये टॉपिक समझा होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो देखो बच्चों, मैं आपको लिखा देता हूँ कौन कौन से वो क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो ये आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर लेना। और इसके अंदर जांच के अंदर क्या लिख सकते हो? इसके लिख सकते हो कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर CO2 प्रवाहित करने पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला। तो देखो यहाँ पर बच्चों, ये हमारा एक और टॉपिक क्लियर होता है। आगे इसके अंदर कुछ रह गया है तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको देख लेते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो हम देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं, एग्ज़ाम में कैसे आएगा, वो सबसे ज़्यादा बच्चों के ऊपर दिमाग में रहता है कि सर इसके सवाल कैसे पूछे जाएंगे। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन वो कैसे पूछ सकता है कि यहाँ पर वो कहेगा कि अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में एक रासायनिक समीकरण लिखिए। एक तो क्वेश्चन ये हो सकता है आपके कि यहाँ पर इसके अंदर वो पूछ लेगा कि अम्ल के साथ में धातु कार्बोनेट के साथ में एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 हो सकता है आपके, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, वो पूछ सकता है कि अम्ल की अभिक्रिया
धातु कार्बोनेट से कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, कौन सी गैस प्राप्त होती है। ठीक है, सूत्र लिखिए, ऐसे सूत्र लिखिए। ये लो, एक क्वेश्चन आपके सामने ये बन गया। और अगर मान लो मैं कहूँ यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो, ये क्वेश्चन होगा, एक पदार्थ अक्ष पर, ठीक है, एक पदार्थ अक्ष पर CO2 गैस प्रवाहित की गई, एक पदार्थ अक्ष पर CO2 गैस प्रवाहित की गई, तो हमें CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। इस अक्ष पदार्थ का नाम सूत्र व उपयोग लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये 3 प्रकार के मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हमने जो टॉपिक पढ़ा है उसमें बने हैं। तो इसके अंदर अगर मैं सॉल्यूशन अगर इसका देखना है कि सर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इसको पहले खुद को इसके आंसर लिखने हैं, किसी भी रफ कॉपी नोटबुक के अंदर इसके खुद को आपको आंसर निकालने हैं। आंसर निकालने के बाद में फिर जो मैं लिख रहा हूँ उससे मैच कर लेना है आपको। जैसे मान लो पहला सवाल लिखा है, अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ में एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। तो आपने कोशिश की होगी, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। तो देख लेते, चलो इसके अंदर अम्ल मान लेते हैं HCl है, ठीक है, ये HCl हो गया, और यहाँ पर धातु कार्बोनेट यानी Na2CO3। वैसे आपको इसका आंसर आपकी जो क्लास लिए पूरे उसके अंदर मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पर इसके अंदर, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा इसके अंदर, एक तो NaCl मिल जाएगा, फिर एक H2O, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मिल गया। अब इसका और इसका आंसर आपको खुद को देखना है दोस्तों। इस वीडियो क्लास के अंदर आपको मिल जाएगा। वीडियो क्लास वापस रिवाइज करना, अच्छी तरीके से पढ़ा है तो आप इसका बता सकते हो। और यहाँ पर ध्यान रखना आपको, इसके अंदर जो अक्ष पदार्थ प्राप्त हुआ है उसका अगर नाम मिल जाए तो वो उसका आंसर आपको, इसका आंसर आपको जो मिलेगा वो चैप्टर नंबर 1 के अंदर मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप आराम से इसके सूत्र भी लिख सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, उपयोग भी बता सकते हो। ठीक है बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम बात करेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम और इसके जो पॉइंट बाकी रह गए वो हम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, शुक्रिया।